ओके सो वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सो माय वॉइस एंड विजुअल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट मी एट फर्स्ट नो दैट now so PPT is visible to all of you. Please answer. Okay, so good afternoon to everyone, and today certainly we are going to start with the next session related to our daily day current affairs, and certainly this exercise is going to be helpful for you for your UPSC civil services examination, state PCS, and besides that, okay, it is good for the SSC examination also, even for the banking examination. So now let me know from your side, the things are, I suppose, quite visible to all of you. Let me know at first. Very first thing, so words are visible and clear or not? So just go through the first question. नाउ जस्ट देखो, इसमें ये कहा क्या जा रहा है पहले प्रश्न के अंदर कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो ऊपर दिए कथनों में आपको बताना है कि कौन सा सही है, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, दोनों ही सही हैं, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्लियर? तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा कि इसका उत्तर बच्चों सी है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? सी है, यानी कि दोनों ही कथन जो इसमें दिए गए हैं वो सही है। तो समझिए इसके अंदर कि प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की यदि बात की जाए, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, वो 21 सितंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। किसको? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो की स्थापना की गई थी वो 1981 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। यानी कि किसके द्वारा की गई थी? UNSC के द्वारा, जिसमें अभी तत्काल कितने सदस्य हैं? 193 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 193 मेंबर्स आर देयर। क्लियर? आप लोग बीच बीच में चैट पे कुछ जवाब देते रहें, कुछ बताते रहें, ताकि हमें पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया। अब देखो कि 2 दशक के बाद 2001 में जो जनरल असेंबली ने बिल्कुल एक मत से एक वोट किया और क्या किया कि इस 21 सितंबर को
अंतर्राष्ट्रीय को क्या किया, नॉन वायलेंस एंड सीज फायर डे के रूप में डेजिग्नेट किया। ये एक ऐसा दिन है जिसमें कि नॉन वायलेंस को बढ़ावा दी जाएगी और साथ में यदि कोई दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, युद्ध विराम जैसी स्थिति की जाएगी। जस्ट ए मिनट। अब देखिए, अब तीसरे पॉइंट को समझे। इसमें क्या दिया गया कि द जनरल असेंबली हैज, ये तो पॉइंट समझ में आ चुका आपको। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन इनवाइट्स ऑल नेशंस एंड पीपल ऑनर अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ड्यूरिंग द डे। मतलब कि इस दिन यदि किसी भी तरह का, यदि देखें कि दो देशों के बीच में किसी भी तरह की दुश्मनी जैसी स्थिति है तो उस स्थिति को उस दिन कम से कम त्याग दें, ठीक है। और इस दिन को किसके लिए मनाएं, ठीक है, कॉमरेट थ्रू द एजुकेशन एंड द पब्लिक अवेयरनेस ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द पीस। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो, शांति व्यवस्था बहाल हो सके, इसके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए, जागृत करने के लिए आखिर इस दिवस को मनाया जाए और डेडिकेट किया जाए, ना कि इस दिन 21 सितंबर के दिन दो राष्ट्र आपस में लड़े। इज इट ओके? अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है, द 2020 थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर पीस इज अ शेपिंग ऑफ पीस टुगेदर। और जो 2020 का जो थीम है इस 21 दिसंबर का, वो क्या है, शेपिंग पीस टुगेदर। अब देखिए कि मैं एक चीज बता दूं कि 2020 के पीटी में, यूपीएससी के पीटी में ये चीजें आपको तत्काल तो फायदा नहीं करने जा रहा है, लेकिन 2021 को टारगेट रखते हुए यदि डेली यदि हम 10 क्वेश्चन भी करें तो इतनी बात तय है कि महीने के अंदर आप कितने 300 क्वेश्चन कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और तो नेक्स्ट अब सवाल देखिए कि क्या है। चलिए मैं आपके दृश्य पटल से अलग हट जाता हूं ताकि आप प्रश्न को अच्छे से देख पाएं। आज पीपीटी की विजिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, ठीक है। आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से सर्टेनली वी हैव चेंज ऑल द थिंग्स देयर, राइट फ्रॉम द कलर टू द फॉन्ट साइज, सो दैट इट इज गोइंग टू बी मोर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखिए पहला दूसरा सवाल जो है, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहा जा रहा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, तो उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावित संशोधन लोक सेवकों को विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर सकते हैं, विदेशों से चंदा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया जा रहा है कि संशोधन एनजीओ और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारियों के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की मांग करते हैं जो विदेशी योगदान मांग रहे हैं। दूसरा ये दिया जा रहा है कि जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, या कोई दूसरे संगठन हो, उनके जितने भी ऑफिशियल या पदाधिकारी हैं, ठीक है, यदि वो विदेश से योगदान लेते हैं तो उनको आधार क्या कर दिया जा रहा है, मैंडेटरी कर दिया जा रहा है। ओके, सो देखिए, चलिए जवाब दीजिए इसका। ओके, तो दूसरे का जवाब क्या है, बी है, ठीक है।
तो बी है इसका जवाब, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दूसरा जो दिया गया है कि यदि विदेश से क्या लिया जाएगा, चंदा लिया जाएगा किसी एनजीओ के द्वारा, ठीक है, या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, आधार को क्या कर दिया गया है, ठीक है, आधार को मैंडेटरी कर दिया गया। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ओनली 2 यानी कि बी होगा। अब देखिए कि समझिए, बारी बारी से देखते हैं। अच्छा, कल भी हमने बात की थी किसकी, FCRA की, नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 जो अमेंडमेंट का है, क्लियर, लाया गया था कब, 2017 में ये, क्लियर। तो इसमें बदलाव किया गया और लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसको पारित किया जा चुका है। और देखिए इसमें क्या है कि द बिल सीक्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविजंस ऑफ द FCRA बाय स्ट्रेंथनिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म, मतलब जो इसको लागू किया जाएगा उसके जो तौर तरीके हैं, ठीक है, उस तौर तरीके को स्ट्रीमलाइन किया जाए, मतलब उसको दुरुस्त किया जाए। इस चीज़ के लिए ये सारा का सारा संशोधन लाया गया है। और इससे क्या आएगा, एक तो पारदर्शिता आएगी, दूसरी बात जवाबदेही तय की जाएगी इन रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जब विदेशों से कोई योगदान लिया जाता है और उसका जो प्रयोग किया जाता है। दोनों ही बातें हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप योगदान लेंगे ही नहीं, बल्कि उसका प्रयोग उसी मद के लिए करेंगे, उसी काम के लिए करेंगे जिस काम के लिए आपने इसको लिया है। तो इस चीज़ में पारदर्शिता लाने के लिए, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए ये पूरा का पूरा किया जा रहा है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन वर्थ 1000, और ऐसा जैसा कि आपको पता है कि 1000 ऑफ करोड़ रुपए के जो आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो हर साल ही आते हैं भारत में। अब देखिए नेक्स्ट आप समझिए, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि द प्रपोज अमेंडमेंट बार पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया था कि फॉरेन फंड्स ले सकते हैं जो पब्लिक सर्वेंट है। तो ये पॉइंट क्या है, गलत है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। दूसरा आप समझिए कि नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द अमेंडमेंट सीक्स टू मेक आधार मैंडेटरी, जैसी चर्चा हो चुकी है, जितने भी ऑफिस बियरर हैं, यानी कि किसी भी एनजीओ के जितने भी ऑफिस बियरर हैं, उनको क्या रखना पड़ेगा, आधार मैंडेटरी कर दिया गया यदि वो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेते हैं। अब देखो, देयर आर सम एनजीओ, कुछ ऐसे एनजीओ हैं which do not inform the government about the foreign contribution, कि वो विदेशों से चंदा लेते हैं और इसके बारे में सरकार को बताते तक नहीं है, क्लियर। सम एनजीओ हैव बीन फाउंड टू वायलेटिंग नॉर्म्स बाय डाइवर्टिंग देयर ऑब्जेक्टिव, क्लियर। और कुछ तो कंट्रीब्यूशन क्या किया, किसी और कारण से लिया, ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन किसी और कारण से लिया और उसको क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा बदलाव किया गया है। इज इट ओके, एनी प्रॉब्लम? सो व्हाट, सो आई मस्ट वेलकम जॉर्जी, रजत नायक, विक्रम फ्रॉम रांची, स्तुति शुक्ला फ्रॉम गोरखपुर, मानसी जोशी आई सपोज फ्रॉम दिल्ली, ओके, प्रवीण शर्मा फ्रॉम गोरखपुर, श्रुति त्यागी फ्रॉम नोएडा आई सपोज, एंड आसिफ चौहान फ्रॉम दिल्ली। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, क्लियर। तो कुछ कमेंट्स करते रहें ताकि आपको मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखिए अगला सवाल है, फिर से मैं दृश्य पटल से हट जाता हूँ, ओके, ताकि आप इस क्वेश्चन को देख पाएँ अच्छे से। ओके, तो चलिए इसमें है क्या
इसमें बात पोषण अभियान के संदर्भ में है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। पहला ऑप्शन ये रखा गया, इट इज़ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और दूसरा क्या है, हालिया ज्ञापन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर समुदाय को आयुर्वेद पोषण संदेश प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आयुर्वेद के हिसाब से पोषण के बारे में बताते हैं, ठीक है, उनको धत्री के रूप में, ठीक है, धत्री के रूप में नामित किया जा सकता है। और ये है कौन, समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो पोषण को पुनर्भरण करते हैं। मतलब ये डेडिकेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट हैं जो कि न्यूट्रिशन के बारे में फिर से चीज़ों को ज़मीन पे एक तरीके से लागू करते हैं। क्लियर है पॉइंट? एनी कन्फ्यूज़न बच्चे? ये बताना फिर से अगेन, आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन एट लीस्ट। everything is visible, it is clear, the PPT is legible and readable or not? Please say yes or no so that I can understand. Okay. कुछ दिख नहीं रहा है। प्रवीण शर्मा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है? प्रवीण जी सब ओके है? आप बिहाफ पर देखो, ठीक है, अपने भी आप ओके। चलिए, विजिबल है बच्चों सभी को? ओके, चलिए तो तीसरे सवाल को देखें। इस तीसरे सवाल का आंसर क्या है? बी है। और इसमें समझें कि है क्या कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई किसके किसके बीच में? ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब आयुष मंत्रालय और दूसरी तरफ महिला एवं बाल कल्याण बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये की गई है। और ये पूरा के पूरे पोषण अभियान को ये दोनों ही मंत्रालय मिलके क्या करते हैं? चलाते हैं। दोनों ही मंत्रालय मिलके क्या करते हैं? चलाते हैं। अब देखिए, पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। मतलब पोषण अभियान की यदि बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम। अब फ्लैगशिप प्रोग्राम जब आप कहते हैं तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में ये अग्रगणी योजना है जो कि मतलब सरकार जिसके ऊपर काफ़ी बल देती है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली किया जाता है, किस चीज़ को टारगेट किया गया है? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को क्या मिल सके? पर्याप्त पोषण मिल सके। जो प्रेग्नेंट वीमेन है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, और लैक्टिंग मदर्स हैं, जो ऐसी माताएं जो कि अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, उनको क्या मिल सके? पर्याप्त न्यूट्रिशन या पोषण मिल सके। यही पोषण अभियान का क्या है बच्चों की टारगेट है। अब देखिए, द स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर द MOU, ठीक है। अब इन दोनों मंत्रालय में, ठीक है, किस चीज़ ने इन दोनों मंत्रालय ने जो MOU साइन किया उसमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है? पहला कि इंटीग्रेशन ऑफ आयुष एंड पोषण अभियान। सबसे पहले आयुष और पोषण अभियान, यानी कि आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब जो पद्धति है और पोषण, दोनों को क्या किया जाए? एक साथ जोड़ के देखा जाए, पहली बात। दूसरी बात यदि देखिए तो क्या है? कंट्रोल ऑफ मेल न्यूट्रिशन थ्रू द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, योगा, ठीक है। और साथ में जो कुपोषण है, उस कुपोषण कहने का मतलब जितनी मात्रा में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आप ये समझिए कि क्या आता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, क्लियर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आता है कि जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये जब ये पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतनी ना मिल पाए तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि आयुर्वेद की पद्धति से, योगा की पद्धति से और आयुष सिस्टम से क्या किया जाए? ये उपलब्ध करवाया जा सके। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझें कि इसमें क्या है कि द आंगनवाड़ी वर्कर हु प्रोवाइडिंग द आयुर्वेदा न्यूट्रिशन, और जो आयुर्वेदा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली आंगनवाड़ी हैं
जो कि कम्युनिटी को यानी समाज को देती है, खास करके ग्राउंड लेवल पे उसको धत्री के नाम से क्या किया जाएगा, डेडिकेट किया जाएगा। ये बात हो ही चुकी है। द टू मिनिस्ट्री हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू लॉन्च द हैशटैग। अब इसको यदि ट्विटर पे या आप देखिए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर क्या करना है, मतलब एक तरीके से फ्लोट करना है और इसको फैलाना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या शुरुआत की है, आयुष फॉर आंगनवाड़ी नाम का ये हैशटैग शुरू किया है, जिससे कि लोगों के अंदर डिजिटल माध्यम से क्या किया जा सके, एक आप कह सकते हैं कि वो जागरूकता पैदा की जा सके। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सुनीमल महतो, वेलकम बच्चे। चलिए अब चौथा सवाल है, इसको आप लोग देखिए। अगेन मैं दृश्य पटल से हट जाता हूं, ठीक है। चलिए चौथे का आंसर कीजिए, तो पहले आप लोग देखूं क्या आंसर करते हो आप लोग। फटाफट कीजिए। ओके, सो चौथे का आंसर आप सभी ने सही दिया है। आंसर भी आपका क्या है, सी है। आंसर भी क्या है आपका, सी है। तो इसमें है क्या कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जितने भी, जैसे भारत में इलेक्शन बॉडी कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे विश्व के जितने भी इलेक्शन बॉडीज हैं, क्लियर, तो उसका एक एसोसिएशन है। उसके संदर्भ में दो, उसके कंटेक्स्ट में दो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। और ये कहा जाता, पहला स्टेटमेंट है, ये दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है। तो ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ है, इसका सबसे बड़ा संघ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वर्तमान में, ठीक है, एड वेब में 115 EMBs हैं, क्लियर। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ में 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है। और 16 संघीय क्षेत्रीय संघ है, रीजनल एसोसिएशन है, क्लियर, और ऑर्गेनाइजेशन भी इससे जुड़े हुए हैं, क्लियर। अब देखिए कि समझे, तो पहला पॉइंट समझिए इसके अंदर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल वेबिनार 21 सितंबर को क्या किया, आयोजित किया, और इसी कारण से ये चर्चा में है और आपसे प्रश्न पूछा भी गया अभी, ठीक है। और इसका जो थीम था वो क्या था, इशू चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग द कोविड-19। मतलब जो कोविड-19 की जो स्थिति है, उस समय इलेक्शन करवाने से संबंधित मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और क्या नियमावली होनी चाहिए जिससे कि ये इलेक्शन करवाया जा सके फ्री और फेयर तरीके से, ठीक है। अर्पिता सिंह, वेलकम बच्चे, ओके, रियली वेलकम, ओके। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग डेली इस क्लास में होंगे और अपने सहपाठियों को भी बोलेंगे आने के लिए, ओके। तो सर्टेनली ये 4 अक्टूबर के बाद इस क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़रूर से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो उसमें संलग्न है, ठीक है। तो समझिए इस बात को। अब देखिए, शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस ऑन इट्स कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ चेयरमैनशिप,
और भारत अभी क्या है, यानी कि भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, वो क्या है, चेयरमैन है इसका, किसका, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ए वेब कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए कि नेक्स्ट इसमें पॉइंट समझिए, देखिए तो ये चेयरमैनशिप इसके पास है, किसके पास, भारत के पास, और इसमें वर्तमान में यदि देखिए तो कितने 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं, ध्यान देना, और मेंबर्स हैं, और 16 रीजनल एसोसिएशन हैं, और ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए तो इस पूरी के पूरे प्रोसेस से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है, कब से, सिंस 2011, यानी कि ईसीआई जो है इस पूरे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए वेब, ये जो ए वेब बनाई गई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, तो 2011 में बनाई गई, और इस शुरुआत से ही भारत क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और जो चौथा जो इसका जनरल असेंबली हुआ ए वेब का, वो पिछले साल 2019 में हुआ था, कहाँ पर, बेंगलुरु में। इस चीज़ को याद रख लीजिए, यदि आप एसएससी और स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स आपके क्या हो सकते हैं कि काम आ सकते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, और अभी जो है वो 2021 तक ये रहेगा, 2019 में चुना गया है भारत, तो एक मिनट ये समझिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, भारत कब, 2019 में, यानी कि 2019, 20 और फिर 2020 और 21 में भारत क्या रहेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, चेयरमैनशिप है अभी वर्तमान में भारत के पास है, समझिए, ठीक है। एंड इंडिया ए वेब सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश, और भारत में न्यू दिल्ली में एक सेंटर इसके लिए स्थापित किया गया, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब जो दस्तावेज वगैरह हैं इससे संबंधित उसको बनाया जा सके, रिसर्च किया जा सके, ट्रेनिंग किया जा सके, एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिशियल्स ऑफ अ वेब मेंबर्स। और जो सबसे अच्छा तौर तरीका है इन चीज़ों को, इलेक्शन को मैनेज करने का, वो दूसरे ए वेब के जो सदस्य होंगे उनके साथ क्या किया जाएगा, साझा किया जाएगा। और भारत के द्वारा पहला जो है ए वेब सेंटर से वेबिनार क्या किया गया, आयोजित किया गया, और इसीलिए चर्चा में है। क्लियर। अब अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। चलिए देखिए, इसका उत्तर करें पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूं। ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट अर्पिता सिंह का आंसर सही है, इन्होंने सी आंसर दिया है, बाकी के लोगों स्टूडेंट्स का आंसर गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चे, सी होगा। क्लियर। अब देखिए समझते हैं इसमें है क्या। भारत में HIV एड्स रोगियों के संदर्भ में
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 2020-19 के बीच में, 10 से 19 के बीच में 37% के गिरावट के साथ HIV की महामारी का देश में समग्र रूप से कम होने का रुझान है। मतलब 37% की गिरावट आई है, क्लियर, 37% की गिरावट आई है और 2010 और 2019 के बीच में, और ये गिरावट क्या की गई है, दर्ज की गई है, कितने परसेंट की, 37% की। और कहा जा रहा है कि HIV एड्स से रिलेटेड कोई डेडिकेटेड अस्पताल नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान देना। अब समझिए इस चीज़ को। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने राज्यसभा में ये बताया कि HIV एड्स का के जो पेशेंट है, और एक जो एस्टिमेटेड रिपोर्ट दी गई है, अनुमानित जो रिपोर्ट दी गई है 2019 की, और बताया कि 2010 से लेके 2019 के बीच में क्या है कि एक तो 37% की गिरावट देखी गई है, ध्यान देना। दूसरी बात कही जा रही है कि इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 23.49 लाख पीपल जो कि HIV और एड्स से क्या है, पीड़ित है। किससे पीड़ित हैं? HIV और एड्स से पीड़ित है। अब देखिए इन दो आंकड़ों को याद रखेंगे। अब जब आप मेंस लिखने जाओगे आंसर, तो उसके अंदर गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, हेल्थ और डेवलपमेंट जैसा सेक्शन है जिसको कि आप प्रश्न पूछा जा सकता है, वहाँ पर ये काम आएगा। देखिए HIV इन्फेक्शन की बात यदि करें तो मेनली भारत में क्या है कि हाई रिस्क बिहेवियर के कारण से हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा जो खतरे वाला जो व्यवहार है लोगों का उसके कारण से, ठीक है। सो राइट नाउ आई हैव कुछ बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं, बट स्टिल आई कैन रिक्वेस्ट देम टू रिमेन इन द क्लास, तो ध्यान दीजिए। और हाई रिस्क बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले देखिए कि यदि अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित यदि हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर हो, हेट्रोसेक्सुअल मेल और फीमेल के बीच में होता है, और होमोसेक्सुअल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल में या सिर्फ फीमेल में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अनप्रोटेक्टेड होमोसेक्सुअल बिहेवियर हो या हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर हो या ड्रग्स लिया जाए इंजेक्शन के थ्रू, तो ये चीज़ें हाई रिस्क बिहेवियर में आती है और इससे बहुत ज़्यादा क्या फैलता है, एड्स जैसी बीमारी फैलती है, क्लियर। अब देखिए कि देयर आर नो डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इस चीज़ को याद रखना है। HIV एड्स से संबंधित जो पेशेंट हैं उनके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं होने का ये मतलब है कि कोई अस्पताल सिर्फ और सिर्फ HIV और एड्स से संबंधित जो मरीज हैं उनका इलाज करती हो, तो ऐसा नहीं है। और एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, एज ऑन जुलाई 2020 देयर आर 570 एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर, मतलब ART सेंटर हैं, और जो 1264 लिंक ART सेंटर हैं। देखो ART सेंटर के अंदर क्या किया जाता है, इस टेक्निक से इलाज किए जाते हैं, और ऐसे कितने हैं हमारे पास, तो 570 हैं। और इन 570 में जो इस यहाँ पर मरीज रेफरल होके यदि आए तो ऐसे कितने सेंटर हैं, 1264 सेंटर हैं। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों आप सभी का, बताना। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। छठा सवाल, ओके तो इसका उत्तर दें छठे सवाल का, प्लीज आंसर।
ओके, सो छठे सवाल का जो आंसर है वो क्या है आपका, मैं बता दूं, बी आंसर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। कहा जा रहा है कि संसदीय समितियों से संदर्भ में कुछ बातें रखी गई है कि 14 जो है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। देखो, तदर्थ समिति और क्या होता है कि अस्थाई समिति। अस्थाई समिति जो होता है वो पूरे कार्यकाल के दौरान बना रहता है, और जो तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी जिसको कहते हैं वो किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे 2G के ऊपर मान लीजिए 2G घोटाले के ऊपर कोई मतलब एडहॉक कमेटी बनाई गई, तो 2G घोटाले की जांच के बाद वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो कहा जा रहा है कि 14 ऐसे विभागीय रूप से संबंधित समितियां हैं। ये पॉइंट क्या है, गलत है। अब देखिए, दूसरा कहा जा रहा है कि both joint parliamentary committee and select committee are chaired by the MPs from the ruling party। और जो संयुक्त संसदीय समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यदि देखिए तो जो सेलेक्ट कमेटी होती है जहाँ पर बिल को गहन जांच परख के लिए भेजा जाता है, समझिए, तो उसकी यदि बात की जाए तो उसमें जो सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही इसके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में आते हैं और देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि दो एग्रीकल्चर जो बिल है, ठीक है, राज्यसभा में उसको पारित करवाया, और इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजने से जो विपक्ष की मांग थी ताकि इसके ऊपर और ज़्यादा गहनता से जांच परख की जाए, उस मांग को सरकार ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेज द लेजिस्लेटिव प्रपोजल इन 2 वे। 2 तरीके से इसको लेजिस्लेटिव प्रपोजल को क्या करती है, उसकी जांच परख करती है। पहला देखिए कि पहली बात ये हो रही है कि द सेकेंड एक तो दोनों हाउस में क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और दूसरा तरीका क्या है, बिल को किसके पास भेज दिया जाए, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बिल को भेजा जाए न भेजा जाए ये सरकार तय करेगी, और कोई जरूरी नहीं है कि सरकार विपक्ष की मांगों को इस मामले में माने ही माने। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए इंडिया में यदि बात करें तो अलग अलग तरह की कमेटी होती है, क्लियर, जो कि उसके मेंबरशिप कितने दिनों तक काम करता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। अब देखिए फर्स्ट कुछ कमेटी ऐसे हैं जो बिल्स को एग्जामिन करते हैं, जो विधेयक लाया जाता है उसको एग्जामिन करते हैं, बजट को और जो पॉलिसीज़ हैं मिनिस्ट्री के उसको एग्जामिन करते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में DRSC भी लिखते हैं। और ऐसे कमेटी की संख्या 24 है, ना कि 14 दिया हुआ था ऑप्शन में, इस कारण से पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। और जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का, तो 1 साल का, ठीक है। अब देखिए, और 1 साल के बाद उसको रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। वैसे उनका कामकाज जो है वो लगातार ही चलता रहता है, कामकाज जो है वो लगातार ही चलता रहता है, अब समझिए। लेकिन और जो जब तक कि लोकसभा का टर्म चलेगा और मतलब कार्यकाल होगा, और साथ में आप ये भी समझिए कि जो रूलिंग पार्टी के जो सदस्य होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल आपके लिए। ओके, दिया गया 1776 कमीशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये जो कमेटी है
किसकी इनिशिएटिव है? उत्तर कीजिए, सेवेंथ का आंसर दें पहले। देखिए सेवेंथ का आंसर क्या है? डी है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ये चर्चा में रहा है, ट्रंप महाशय ने इसको बनाया है, और ट्रंप महाशय आप जान ही रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और इलेक्शन भी होना है नवंबर के महीने में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पर राजनीतिक हलचल भी चल रही है। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं अभी बहुत ज़्यादा जो इवन कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो कुछ भी रिपोर्ट आ रही है जो प्रोसेस का, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक बार रिजल्ट आ जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो फिर भारत और अमेरिका के संबंध पे क्या इसका फ़र्क पड़ेगा उस समय देख लेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि ये इलेक्शन के दरमियान जो चीज़ें हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा या रिपब्लिकन के द्वारा, उस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जब तक कि कोई विवाद जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो ज़रूर से इसे हम बड़े ही संजीदे तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि समझना कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, और नेशनल कमीशन टू प्रमोट पेट्रियोटिक एजुकेशन इन द यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या करे कि देशभक्ति वाली शिक्षा दी जाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि भैया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया। अब ये समझिए कि 76 कमीशन जो है वो क्या है? एक एजुकेशन कमीशन है। ठीक है, एजुकेशन कमीशन है जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या है प्रस्तावित है, और इसके लिए सिग्नेचर भी किया है। और एक्चुअली में है क्या कि इससे राष्ट्रभक्त या देशभक्त वाली शिक्षा दी जा सकेगी। ठीक है, थोड़े से राइटिस्ट रुझान के साथ, थोड़े से क्या राइटिस्ट रुझान के साथ हैं ये ध्यान देना। और जैसा कि भारत में भी कहा जाता है कि जो बीजेपी और जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो राइटिस्ट रुझान के साथ है। कभी हम चर्चा करेंगे कि लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, मोटे तौर से ये समझ लीजिए, जब चर्चा उठी है तो थोड़ा सा सुन ही लीजिए। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स और उनके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, या उनके ऊपर उनको ज़्यादा तरजीह देती है राष्ट्र के ऊपर। लेकिन जो राइटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या दक्षिणपंथी जिसको कहते हैं, और लेफ्टिस्ट को वामपंथी कहते हैं। तो दक्षिणपंथी जो होते हैं उनका ये मानना है कि नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र के लिए लोगों के जो राइट्स हैं उसको खत्म भी किया जा सकता है, कुचला भी जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्र मायने रखता है, तब कोई इंडिविजुअल मायने। और जो सेंट्रिस्ट है, जैसे कि भारत में आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, तो उसमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों के गुण आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो समझिए, तो ये जो इनिशिएटिव है एक्चुअली में 1619 प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें पुलित्जर प्राइज विनिंग कलेक्शन ऑफ द एसे ऑन द अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 4 सेंचुरीज। मतलब अब देखो पुलित्जर प्राइज जो की यदि बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा दी जाती है। अब आप ये समझिए कि पिछले 400 साल में जिन जिन को
ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री के लिए जो भी कुछ इन लोगों का देखो पिछले 400 साल में अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि ऐसे अमेरिकन जो अफ्रीकी मूल के हैं, ठीक है, माता या पिता, समझना, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जिन्होंने भी ऐसे लिखा है, उन ऐसे को जो प्राइज दिया गया, पुलित्जर प्राइज, उनका एक संकलन दिया गया जिससे कि ब्लैक कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को बताया जा सके। जब से दास प्रथा थी तब से अब तक क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में बताया जा सके। अब ये तो आप जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा राइटिस्ट है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया है, ठीक है, 233वां जो सेलिब्रेशन हो रहा था साइनिंग ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो सिग्नेचर की गई थी, तो वो 17 सितंबर 1787 को, तो उसके सेलिब्रेशन के दौरान क्या किया गया कि ध्यान दीजिए, द डॉक्यूमेंट बीइंग रिटन इन द डेकेड आफ्टर द 13 colonial declared independence फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर इन 1776 में ब्रिटिश एम्पायर से करीब करीब 13 जो उपनिवेश थे उन्होंने आज़ादी घोषित कर दी, और उसके बाद जो ये यूएस का संविधान बना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यूएस के संविधान की यदि बात की जाए तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, और उसी दौरान ये क्या की गई, ये घोषणा की गई, और ट्रंप ने कहा कि जो यूएस के यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो थ्योरी है, मतलब भरा पड़ा, इनंडेटेड करने का मतलब भरा पड़ा है, ठीक है, और रेस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, मार्क्सिस्ट थ्योरी को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, दैट अमेरिका इज, और उसमें ये मार्क्सिस्ट थ्योरी में ये, चूंकि मार्क्सिस्ट जो है वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, और अमेरिका शुरुआत से ये कैपिटलिस्ट नेशन रहा है। कैपिटलिस्ट नेशन कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई फोर्स डिसाइड करे कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, और कैसे किसी प्रोडक्ट को बनाना है, यानी कि सरकार लेसेस फेयर या वहाँ पर हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्स ही सब कुछ तय करता है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट हमेशा से ही इसके विरोध में रहे हैं, ठीक है, और हमेशा ही अमेरिका को विकेट रूप में यानी दुष्ट रूप में दिखाते रहे, ऐसा ट्रंप साहब ने कहा, ठीक है। और इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिकी युवाओं को बताया जाए कि अमेरिका से आप क्या करें, प्यार करें, ठीक है, राष्ट्रभक्त बने। इस चीज़ के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया। इज इट ओके? क्लियर है आप सभी लोगों को? तो अगला सवाल करें, चलिए 8वां सवाल। और ये आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर करने की स्थिति में हैं, आई सपोज। ओके जैसा कि मुझे पता था कि ये आंसर सभी लोगों का सही होने जा रहा है, और इसका उत्तर ए है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना 8वें का। चलिए तो समझते हैं इसमें क्या है कि देखिए, जस्ट मिनट, देखिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, ये तो सर्वविदित बात है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो बिगेस्ट फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, और वो कहाँ बनेगा, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ध्यान देना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये भारत का क्या होगा कि सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा। जस्ट मिनट बच्चों, देखिए, दो प्रपोजल फॉर द फिल्म सिटी इज येट टू बी प्रिपेयर्ड। अभी प्रपोजल जो है बनाया जाना है यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, क्लियर, इज
वो प्रोसेस में आ चुका है कि इसके लिए उपयुक्त भूखंड को यानी कि लैंड को क्या किया जाए, खोजा जाए, जहां से ये प्रोजेक्ट लगाया जा सके। अब जैसे कि यूपी फिल्म पॉलिसी 2018 की बात की जाए तो सरकार ने, वहाँ के यूपी की सरकार ने ये कहा कि सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फिल्म सिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग लैंड एट द इंडस्ट्रियल रेट, कि भाई इंडस्ट्रियल रेट पे क्या किया जाएगा कि इनको ज़मीन मुहैया करवाया जा सकेगा, जिससे कि वो सहायता प्रदान कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और फिल्म बंधु, ठीक है, फिल्म बंधु क्या है, एक नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी कहने का मतलब इसी के देख रेख में YEIDA हो या कोई भी ऑफिशियल्स हो या फिर कोई भी विभाग हो जो कि इस चीज़ से संबंधित होगा, काम करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं ये जो बंधु, जो नोडल एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, वो उसके ऊपर सारे के सारे डिसीजन देख रेख करेगी, ठीक है, और वो देखेगी कि ये फिल्म पॉलिसी को कैसे। अब देखिए, अब आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत सारे जो वेब सीरीज़ हैं, बहुत सारे जो फिल्म हैं, वो यूपी के पृष्ठभूमि पे चाहे वो बनाई जा रही है। जैसे मिर्ज़ापुर की बात कर लें, कोयलांचल की बात कर लें, रंगबाज की बात कर लें, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे वैसे तो यदा कदा ही समय मिल पाता है इन चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन जब मैं कोई वेब सीरीज़ देखना शुरू करता हूँ तो जब तक उसको पूरा ख़त्म नहीं करता, आई यूज़ टू ग्लूड ऑन दैट, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि एक सिलेबस जैसी चीज़ होती है मेरे लिए, ठीक है। तो जब मैं यदि पढ़ रहा हूँ तो भी 100% पढ़ा रहा हूँ तो भी 100% खा रहा हूँ तो भी 100%, ठीक है। तो जो काम करें अपना 100% दें, आधा अधूरा ना करें। क्लियर, कहने का ये मतलब। चलिए समझते हैं। तो बहुत सारी जो फिल्म है वो वेब सीरीज़ वगैरह देखिए, तो इस राज्य में उसकी शूटिंग की जा रही है, और ये जो डेडिकेटेड फिल्म सिटी होगी, इसके कारण से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और साथ में फिल्म मेकर्स को भी इसका क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल। चलिए Mirzapur. Mirzapur very near to the Gorakhpur, I suppose. Around 100 kilometer, I suppose. नौवां सवाल कीजिए। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था, ठीक है। जब भारत के वायसराय थे तो 1904 में इसे संशोधित करके और कठोर बनाया गया, और धारा 5 के तहत सूचना यदि कोई देता है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। उत्तर दीजिए। ओके ओके। देखिए 9th का उत्तर क्या है, ए है। 9th का उत्तर ए है। चलिए समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। कि एक राजीव शर्मा को अरेस्ट किया गया, जो जर्नलिस्ट हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। किसके तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। क्लियर। और पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पास आउट किया था इंडियन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, ठीक है, और वो चीन से लगे हुए और चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ये जानकारी दी थी, और इसी कारण से इनको अरेस्ट किया गया। किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब देखिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये कब बना था, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, ठीक है। और देखिए उस समय जो ब्रिटिशर्स का जो मेन काम था
कि कैसे भी अपने कॉलोनी को चलाया जा सके, उपनिवेश को चलाया जा सके, यहाँ से जो रॉ मटेरियल है और इन चीज़ों का कैसे फ़ायदा लिया जा सके और जो फिनिश गुड्स है यहाँ बेचा जा सके। और साथ में कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस थी उसमें पुलिशिंग ज़्यादा थी, यानी कि लोगों को आज़ादी कम दी गई थी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसलिए भी लाया गया था कि ताकि ऑफिशियल जो जानकारी है वो लोगों तक ना पहुँचे। और ओरिजिनल वर्जन जो है द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वो कब लाया गया? 1889 में। कब? 1889 में। और इसको फिर अमेंड किया गया था 1904 में। कब? लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1923 में एक और नया वर्जन इसका क्या हुआ? नोटिफाइड हुआ, और यही अब चल रही है। ये 1923 का ही वाला अब चल रहा है, ठीक है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल मैटर्स ऑफ सेक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जहाँ भी गोपनीयता का सवाल हो तो उसमें ये है, खास करके जो गवर्नमेंट के दस्तावेज हैं और उसके गोपनीयता का सवाल हो तो उसमें 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है? लागू होता है। और इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो आप देखिए कि यदि किसी ने जासूसी की तो वो सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, क्लियर। और यदि किसी ने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को यदि डिक्लेयर कर दिया, लोगों को बता दिया गोपनीय सूचनाओं को, तो वो सेक्शन 5 के अंदर आता है 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। कब? 1923 का। अब देखिए इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा, ठीक है, आप मोवीशाला प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप कोड देख रहे हैं उस कोड को क्या कर सकते हैं के थ्रू मोवीशाला के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आरटीआई एक्ट के से संबंधित काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, करीब दो घंटे का उसमें लेक्चर है। तो उसमें हमने इस ओएसए के बारे में चर्चा की है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। मोवीशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसको देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए तो कहा जा रहा है कि द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑफिशियल कोड, ठीक है। और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो सकता है? ऑफिशियल कोड हो सकती है, पासवर्ड हो सकते हैं, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है, कोई नोट, कोई डॉक्यूमेंट, क्लियर। अब कहा जा रहा है अंडर सेक्शन 5 बोथ द पर्सन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन कैन बी पनिश्ड। तो सेक्शन 5 के तहत जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा है, दोनों के ऊपर क्या चलाई जा सकती है? मुकदमा चलाई जा सकती है, ठीक है। नाउ चलिए आज का आखिरी सवाल है, कीजिए इसको। ओके चलिए इसका उत्तर कीजिए, क्या होगा 10th का? ओके मनीष चंद्रा, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, देखता हूँ। सो व्हाट इज योर आंसर बाय द वे? ओके यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10th, प्लीज लेट मी नो एट फर्स्ट। दसवें का उत्तर दीजिए फटाफट। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 10वें का उत्तर क्या है? सी है, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं
वो सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, समझते हैं। देखिए कि आईएनएस विराट जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब ऐसा समुद्री जहाज़ है, ठीक है, जहाँ से एयरक्राफ्ट को मतलब लड़ाकू विमानों को उड़ाया जा सकता है और विश्व में अब तक का सर्व करने वाला सबसे, ठीक है, लंबे समय तक है। कमेंस इट्स टूड फाइनल जर्नी फ्रॉम मुंबई टू बी ब्रोकन एट द अलंग इन गुजरात एंड सोल्ड एज ए स्क्रैप, ठीक है। अब इसको अब अंतिम जर्नी में, ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको कि मुंबई से चल के कहाँ पर, अलंग गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पर इसको तोड़ तोड़ के स्क्रैप के रूप में क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। अब देखिए, द शिप वॉज कमीशनड बाय द रॉयल नेवी ही हर मैजेस्टी शिप, ठीक है, हरमेस इन 1959 में इसको क्या किया गया था, कमीशन की गई थी। सी वॉज ए पार्ट ऑफ द की फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश फोर्स, और ब्रिटिश फोर्स का ये हिस्सा हुआ करता था जब फाकलैंड के अंदर लड़ाई हुई थी, ठीक है, अगेंस्ट द अर्जेंटीना के फोर्स के साथ 1982 में, ठीक है। एचएमएस हरमस की यदि बात की जाए, उसको डिकमीशन कर दिया गया 3 साल के बाद। अब देखिए, इंडियन नेवी की यदि बात की जाए तो अनाउंस इट्स परचेज इन 85-86 में क्या किया, इसको खरीदा, और सिर्फ जो है इसमें इसको फिर रिफिट किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, और फिर इंडियन नेवी में 1987 में इसको क्या किया गया था, कमीशन किया गया था, इंडियन नेवल शिप, इसी को आईएनएस। अब देखो, इसको खरीदा गया 1985-86 में, और उसके बाद रिफिट किया गया, मतलब भारत की ज़रूरतों के मुताबिक इसमें बदलाव किए गए, ठीक है। और विराट का मतलब ही क्या होता है, इनॉर्मस, यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। तो आईएनएस विराट प्रूव्ड पाइवेटल इन द ऑपरेशन जुपिटर इन 1989 में ऑपरेशन जुपिटर जो हुई थी उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, और जिसमें इसमें हुआ क्या था कि श्रीलंकन पीस कीपिंग फोर्स जो भेजी गई थी किसके समय में, राजीव गांधी के समय में, तो वो उसमें इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम, ठीक है, 2001 और 2002 में, ठीक है, फॉलोइंग द टेरर अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया था, और उसको 2017 में डीकमीशन कर दिया गया। यानी कि कमीशनिंग मतलब उसको, मतलब फौज में एक तरीके से भर्ती करना, और डीकमीशनिंग मतलब उस एक तरीके का रिटायरमेंट कह लीजिए आप आम बोलचाल की भाषा में। 2017 से, ठीक है, इंडिया हैज़ बीन ऑपरेटिंग अ सिंगल कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। अब आईएनएस विक्रमादित्य है हमारे पास, ठीक है, एज अगेंस्ट द एसेंशियल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स, ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन एक ही है क्योंकि एक तो रिटायर कर चुका है, विच आर फॉर्मेशन ऑफ द शिप एंड सबमरीन्स, जिसमें कि शिप्स भी होते हैं और जो सबमरीन भी होते हैं, पनडुब्बी भी होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी होता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या होता है, हमेशा ही लीड रोल होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सो certainly I would like to thank all of you to being in this live class, और देखते रहिए, हर एक दिन मैं आपसे 2 PM मिलूँगा, ऐसे कुछ करंट अफेयर्स के MCQs के साथ, काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? ओके, यू आर रेफरिंग टू द INS विराट, ग्रेट। और मेरे YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, यदि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी है, क्वालिटेटिवली अच्छी है, हमें एग्ज़ामिनेशन में इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ज़रूर से अपने सहपाठियों को और जो भी आपको जानने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अपना और अपने का ख्याल रखें इस कोविड-19 के समय में, और आपसे फिर से मिलते हैं 6 PM द हिंदू के कॉम्प्रिहेंसिव डेली एनालिसिस के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।